हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम सभी पढ़ने वाले हैं 22 से लेकर 30 जून 2022 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे पहले के सेशंस हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। आज के सेशन में हम जिन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे वो होगा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड, यूरेनियम के भंडार मिले हैं सीकर में राजस्थान में, डाक कर्म योजना, डाक कर्म योगी जो स्कीम है उसके बारे में, सिंगल यूज प्लास्टिक 1 जुलाई से जो कि बैन किया जा रहा है, परमेश्वर अय्यर के बारे में, वन हेल्थ का पायलट प्रोजेक्ट, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर द डिस्ट्रिक्ट्स और भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिसेंटली 22 से लेकर 30 जून 2022 के बीच में लैमलाइट में रहे हैं, उन सभी को हम कवर करेंगे। ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए द ऑनलाइन गुरु बाय सुनील शर्मा को और करें अपने RIMC एंड RMS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। फर्स्ट न्यूज आपके सामने आती है EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की तरफ से लॉन्च किया गया है अपना एनुअल रैंकिंग। ये जो रैंकिंग है किससे रिलेटेड है? लिवेबल सिटी से रिलेटेड है पूरे वर्ल्ड में। और ये जो रैंकिंग इशू की जाती है वो इशू की जाती है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के थ्रू। तो 2022 का ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जारी किया गया। किसने जारी किया? EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटरनेशनल यूनिट ने जारी किया। यहाँ पे इन्होंने टोटल 173 सिटीज को वर्ल्ड वाइड चेक किया और बताया कि सबसे ज्यादा रहने योग्य शहर कौन से हैं। तो आपको जिन शहरों के नाम पता होने चाहिए, तो देखिए जो टॉप में लिवेबल सिटीज हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो टॉप में जो लिवेबल सिटीज हैं उनके बारे में आप नोट डाउन कीजिए। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है वियना। वियना कहाँ पे है? तो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। सेकंड सिटी जो है वो है कोपेनहेगन। और कोपेनहेगन कहाँ पे है? तो कोपेनहेगन डेनमार्क के अंदर आता है। और थर्ड नंबर के जो सिटी है वहां पे दो सिटी आई हैं, ठीक है, टाई हुआ है। तो एक तो है यहाँ पे ज्यूरिक जो कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, स्विट्जरलैंड के अंदर। एंड इसी के साथ जो टाई हुआ है वो कैलर्जी का हुआ है, और कैलर्जी कहाँ पे है? कनाडा के अंदर है। तो बेसिकली टॉप 3 वर्ल्ड के रहने योग्य शहरों में वियना, कोपेनहेगन, ज्यूरिक एंड कैलगरी जो है वो सिटीज आती हैं, जो कि ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड एंड कनाडा से हैं। अब बात करते हैं सबसे लीस्ट, ठीक है, सबसे घटिया सिटी। घटिया इन द सेंस मतलब रहने योग्य नहीं है इन 173 की रैंकिंग के अंदर। तो वो जो सिटी है उसका नाम यहाँ पे दिया गया है, दैट इज तेहरान, जो कि कहाँ पे आता है? ईरान के अंदर आता है। बात करें इंडिया से रिलेटेड जो रैंकिंग है वो क्या है? तो देखिए इंडिया से न्यू दिल्ली इंडिया में टॉप पे रहा है, और न्यू दिल्ली की जो रैंक है वर्ल्ड वाइड 112th रैंक है, ठीक है, अपने आप में बहुत पिछड़ा हुआ है। सेकंड नंबर पे आ जाता है मुंबई, एंड मुंबई की जो रैंकिंग है वो 117th पोजीशन पे रखा गया है। तो ये दो प्लेसेस इंडिया के टॉप प्लेसेस हैं लिवेबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट चर्चा की जाए तो यहाँ पे आपको एक न्यूज मिला कि यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार आपको देखने को मिले हैं। और ये जो भंडार देखने को मिले हैं ये रोहिल नाम के जगह पे मिले हैं, जो कि खंडेला तहसील में आता है। कहाँ पे? सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में। आप में से जो राजस्थान के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा, इतना मैं एश्योर आपको कर सकता हूँ। अब बात करें यूरेनियम क्या है, तो देखो जो यूरेनियम है इसको सिंबलाइज किया जाता है U से, और इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 92 है। नेचर में अगर देखा जाए तो यूरेनियम किस किस फॉर्म में मिलता है? तो यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 के रूप में आपको देखने को मिलता है।
इनका हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे वेरियस यूज करते हैं, लाइक इसी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इसी से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाए जाते हैं, तो वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अब इंडिया में कहाँ कहाँ पे यूरेनियम के भंडार देखने को मिले हैं, तो देखो आंध्र प्रदेश में एंड झारखंड के अंदर इंडिया में क्या है, यूरेनियम के भंडार थे, और अब सीकर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान जो है वो 3rd नंबर पे यूरेनियम के भंडार में आ जाएगा। इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट ने यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एक एग्रीमेंट किया है ताकि वो लोग यूरेनियम का यहाँ पे एग्जीक्यूशन कर सके। अब इसके रिलेटेड देखा जाए तो 12 मिलियन टन यूरेनियम का डिपॉजिट यहाँ पे बताया जा रहा है। अब हम लोग कहाँ कहाँ पे यूरेनियम का एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, तो एक जो जगह है झारखंड का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम आप लोग याद रखेंगे, जादूगोड़ा क्षेत्र झारखंड में बहुत अच्छे से यूरेनियम के भंडार हैं। अगर वर्ल्ड में हम लोग बात करें कि वर्ल्ड में यूरेनियम कहाँ पे आपको मिलता है, तो देखो एक तो है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान के साथ आप लोग देखेंगे कनाडा को एंड ऑस्ट्रेलिया, जो कि यूरेनियम के बहुत अच्छे भंडार हैं। इसी के साथ साथ नाइगर, रशिया, उज्बेकिस्तान, नामीबिया, यूक्रेन, यूएस जैसे क्षेत्रों में भी यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे आजकल एग्जाम में एक ट्रेंड था जहां पे आपसे पूछा जा रहा था कि उस सिटी का या उस पर्टिकुलर प्लेस का एंशिएंट टाइम पे नाम क्या था, तो यहाँ पे आप लोग ये याद रख सकते हैं, राजस्थान का जो सीकर डिस्ट्रिक्ट है इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था वीरभान का बास, ठीक है, वीरभान का बास इसका पुराना नाम था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट न्यूज आती है 24 जून के दिन आईएएस ऑफिसर परमेश्वर अय्यर को अपॉइंट किया गया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में, और इन्हें नीति आयोग का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया गया है। तो आप सभी जानते हैं कि पहले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन थे, तो अमिताभ कांत जी थे। तो अमिताभ कांत को यहाँ पे रिप्लेस करेंगे कौन, परमेश्वरम अय्यर, ठीक है। तो परमेश्वरम अय्यर जो है वो 3rd सीईओ होने वाले हैं नीति आयोग के। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है एंड इसके फाउंडेशन कब हुई थी, वो डेट आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट न्यूज आती है इन स्पेस, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। तो इन स्पेस क्या है, तो इन स्पेस जो है इसके बारे में थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। ये इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर है, ठीक है। ये इंडिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इसरो एंड प्राइवेट प्लेयर्स के बीच में टाई अप करवाने में हेल्प करता है, ताकि जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी क्या कर सके, स्पेस रिलेटेड एक्सप्लोरेशन में इसरो की हेल्प लेकर काम कर सके। तो इन्होंने रिसेंटली क्या किया, एक कंपनी जिसका नाम है ध्रुवा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हैदराबाद की है। सेकंड कंपनी है जिसका नाम है दिगंतरा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बेंगलुरु की है। इन दोनों को अपने अपने पेलोड लॉन्च करने के लिए परमिशन दे दी है। इसके थ्रू क्या किया जाएगा और पेलोड कैसे लॉन्च किए जाएंगे, तो पेलोड लॉन्च करने के लिए इसरो का PSLV C53 इनकी मदद करेगा, जो कि इसरो का 55th फ्लाइट है, लेकिन PSLV कैटेगरी में C53 इसे नाम दिया गया है। और कहां से लॉन्च किया जाएगा, तो ऑलवेज आप सभी जानते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया जाएगा। और ये कहां पे है वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब बात आती है कि ये लोग क्या लॉन्च करेंगे, तो देखिए जो ध्रुवा स्पेस सैटेलाइट ऑर्बिटल डेवलपर है वो लॉन्च करेगा, ठीक है। और ये जो है ये यहाँ पे काम करेगा, किस वजह से या कैसे काम करेगा, तो ये सैटेलाइट डेवलपर टेक्नोलॉजी के रूप में काम करेगा ताकि इंटरनेशनल कस्टमर्स को सर्व कर सके। सेकंड है रोबस्ट इंटीग्रेशन प्रोटॉन फ्लुएंस मीटर, जो दिगंतरा की तरफ से लॉन्च किया जाएगा। और ये क्या होगा, एक टाइप का वेदर सैटेलाइट होगा, मतलब मौसम की जानकारी आप इस सैटेलाइट के थ्रू ले सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है हाल ही में जो अपॉइंटमेंट कमेटी है कैबिनेट की, उन्होंने अप्रूव किया है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर
नितिन गुप्ता जी को एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। तो CBDT के नए चेयरमैन किसे बनाए गए? नितिन गुप्ता को बनाया गया है। एंड CBDT इंपॉर्टेंट क्यों है? तो CBDT जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आप कह सकते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू फंक्शन करता है और जो टैक्स रिलेटेड वर्क है वो यहाँ पे कंप्लीट करवाता है। अगली न्यूज आती है कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो कौन है, अश्विनी वैष्णव जी हैं, उन्होंने डाक कर्म योजना या कर्मयोगी के थ्रू क्या किया है, एक ई लर्निंग पोर्टल को लॉन्च किया है। और ये जो ई लर्निंग पोर्टल है ये पोस्ट पर्सन्स के लिए काम करेगा। इसके थ्रू क्या किया जाएगा, उनकी जो कैपेसिटी है वो बिल्ड की जाएगी ताकि वो आसानी से ज्यादा पर्सन्स को क्या कर सके, सर्व कर सके, उनकी कैपेबिलिटी यहाँ पे इनहेंस हो सके। अब ये कैसे काम करेगा? तो भैया आपने पहले एक स्कीम के बारे में सुना था, उस स्कीम को हमने पढ़ा था मिशन कर्म योगी के रूप में। एंड मिशन कर्म योगी जो है वो यहाँ पे हेल्प करता है ऑफिशियल्स की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनके वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने में, तो ये उसके लिए हेल्प करेगा। और मिशन कर्म योगी जो है वो किसके थ्रू स्टार्ट किया गया था? तो इट वाज अ नेशनल प्रोग्राम, ठीक है, इट वाज अ नेशनल प्रोग्राम, नोट डाउन कर सकते हैं आप, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, नेशनल सर्विसेज की जो काम करने की क्षमता है उसे बढ़ाने में हेल्प करने के लिए इसे स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट न्यूज आती है नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड फॉर 2021 ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर, जिसका थीम रखा इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन रोड कंस्ट्रक्शन। बेसिकली इनका मूल उद्देश्य क्या है? तो भाई जितने भी गवर्नमेंट टेंडर्स देती है आपको रोड या फिर हाईवे डेवलप करने में, तो उनमें से अच्छी क्वालिटी का जो डेवलप करते हैं उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड दिया जाएगा ताकि वो भी आगे और अच्छे से अपने वर्क को कर सके। और जो घपलत करते हैं, दैट मीन्स कंस्ट्रक्शन में मटेरियल वगैरह कम लगाते हैं अपने बेनिफिट के लिए, वो लोग भी आगे मोटिवेट हो सके ताकि वो भी अच्छे रोड्स और हाईवे को कंस्ट्रक्ट कर सके। हाल ही में 28 जून 2022 के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और UAE के जो प्रेसिडेंट हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन दोनों के बीच में एक बाइलेटरल टॉक्स ऑर्गेनाइज किया गया अबू धाबी के अंदर। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस किया जिसके थ्रू इंडिया एंड UAE के बीच में रिलेशंस को और अच्छे से स्टैब्लिश किया जा सके, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो सके, ट्रेड एनर्जी से रिलेटेड, renewable energy, investment on health, food security, skill, education, etc. etc. अगली न्यूज आती है 28 जून के दिन मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री की तरफ से वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को बेंगलुरु में लॉन्च किया गया। बेंगलुरु कहाँ पे आता है? कर्नाटका के अंदर आता है। एंड कर्नाटका के बाद ये जो प्रोजेक्ट है इसे कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा? उत्तराखंड के अंदर लॉन्च किया जाएगा। तो याद रखेंगे बेंगलुरु एंड उत्तराखंड, जहां पे वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जा रहा है। अब चूंकि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ये जो प्रोजेक्ट है ये डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग का है, मतलब जो कैटल फील्ड के पालन से रिलेटेड है उनकी यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड यहाँ पे काम करेगा, ताकि जो ज़ूनोटिक डिजीज है, ठीक है, आप सभी ने ज़ूनोटिक डिजीज के बारे में पढ़ा है, ऐसे डिजीज जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं, जैसे कि स्वाइन फ्लू हो गया, जैसे कि बर्ड फ्लू हो गया, जैसे कि कोविड-19 हो गया, इन सभी बीमारियों के फैलने को कैसे रोका जाए और उसके लिए यहाँ पे काम किया जाएगा। और इसके लिए जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री है और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करेंगे। हाल ही में 27 जून के दिन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ
एजुकेशन के अंदर आते हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को लागू किया, यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया, और ये 2018-19 और 19-20 के लिए यहाँ पे दर्शाया गया है। इसके अंदर बात करें तो 3 राजस्थान के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आते हैं टॉप परफॉर्मर्स के रूप में, उत्कर्ष ग्रेड इन्हें दिया गया है। अब ये 3 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट नंबर पे आता है सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान का, सेकंड नंबर पे राजस्थान का झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, और थर्ड नंबर पे आता है जयपुर डिस्ट्रिक्ट, जिन्हें सेकंड ग्रेड दिया गया है। फर्स्ट ग्रेड के कोई भी अवार्ड किसी भी स्टेट को या डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं दिए गए हैं, तो आपको यही याद रखना है कि इन सबको सेकंड ग्रेड का अवार्ड दिया गया है, फर्स्ट ग्रेड के लिए किसी को भी सिलेक्ट यहाँ पे नहीं किया गया है। 27 जून के दिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने G7 समिट को जर्मनी में अटेंड किया, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ स्कॉल्स, इन्होंने पीएम को यहाँ पे इनवाइट किया था। अपार्ट फ्रॉम इंडिया यहाँ पे अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल, साउथ अफ्रीका जैसे नेशंस ने पार्टिसिपेट किया। अब आपके सामने बात आती है कि भैया G7 के अंदर कौन कौन से नेशंस आते हैं, तो देखिए इसमें आता है कनाडा, इसके अंदर आता है फ्रांस, इसके अंदर आता है इटली, इटली के बाद यहाँ पे आता है जर्मनी, जर्मनी के बाद यहाँ पे आता है जापान, यूएस एंड यूके। इनका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 के रूप में भी जाना जाता है। हाल ही में यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 स्टार्ट किया गया 27 जून के दिन, और ये ओवर होगा जुलाई 1 के दिन। इसके थ्रू आप यहाँ पे देखेंगे तो इसे केन्या एंड पोर्टुगल दोनों ने मिलकर क्या किया था, होस्ट किया था। लीडर्स जो थे पूरे वर्ल्ड से वो यहाँ पे आए थे। पोर्टुगल की जो कैपिटल है कौन, लिस्बन, तो एक इंपॉर्टेंट हो गया कि पोर्टुगल का कैपिटल कौन, लिस्बन में इसे ऑर्गेनाइज किया गया, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके इम्पैक्ट को कम किया जा सके, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को यहाँ पे कम किया जा सके। हाल ही में यूएसए और उसके जो एलीज हैं उन्होंने, जिनका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, यूके, इन्होंने मिलकर लॉन्च किया एक नया इनिशिएटिव, और नाम क्या रखा है इसका, पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पैसिफिक ओशन में पड़ने वाले जितने भी रीजन्स हैं उनके लिए है, और ये सारे मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पे चूंकि चाइना है तो चाइना का इस रीजन में जो दबाव है उसे कम करने के लिए, तो चाइना के इन्फ्लुएंस को पैसिफिक ओशन में कम करने के लिए इन्होंने ये ग्रुपिंग फॉर्म की। अब इनसे रिलेटेड अगर देखा जाए तो इनका इनिशिएटिव होगा इफेक्टिव एंड एफिशिएंट कॉर्पोरेशन से रिलेटेड। यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दिया है 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को। इसके रिलेटेड नोटिफिकेशन पहले ही 2021 में लागू कर दिया गया था, तो अब 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक को बनाना, रखना, बेचना ये सारे इलीगल हो जाएंगे, और इन सभी केसेस में आपके ऊपर फाइन और जेल के प्रोविजंस दिए गए हैं। अब सिंगल यूज प्लास्टिक में आते क्या क्या हैं, तो देखिए सिंगल यूज प्लास्टिक में ऐसे प्लास्टिक आते हैं जिसका आप केवल एक ही बार यूज कर सकते हैं, जैसे कि ईयरबड, कैंडी, बलून के स्टिक, आइसक्रीम वगैरह, कटलरी आइटम में ग्लास कप, स्पून एटसेट्रा, इन सभी के ऊपर गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। फिर भी अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। विद इन 24 आवर्स आपके सभी डाउट एंड क्वेरीज को सॉल्व किया जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।